सम्मान है। निकाले कि इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हनुमान राम गोदारा पुत्र श्री प्रभुराम जी गोदारा गांव आदर्श चवा बाड़मेर जोरदार। एचएम साहब से निवेदन करूंगा गौर जी प्रजापत कि आप बता साफा पहना करके स्वागत अभिनंदन। हनुमान गोदारा बहुत सीधे बच्चे हैं, देखो ये बीएसएफ के अंदर सेलेक्टेड है। माला बनाने के लिए कोई भी कैंडिडेट आओ एक गले से फटाफट। निवेदन करना चाहूंगा और पीछे बोलते हैं अशोक कुमार पुत्र श्री नैना राम जी कड़वासा गांव माटपुरा बरवाला बायतू। आपके भी इतने लाडले हैं, इसीलिए कहते हैं कि वाणी मीठी होनी चाहिए और ऐसी वाणी मीठी है ये हमारे देश के भी लाडले होंगे और बीएसएफ की जिस बटालियन में रहेंगे मुझे पता है अशोक जी उनका भी खूब मन लगा देंगे। एक बार ताली हो जाए अशोक जी के। साफा बनाने के लिए मैं सेजू सर से निवेदन करूंगा कि सेजू सर बता दें और अशोक कुमार का साफा बना करके। अच्छा हाँ मैं बना दूं? अच्छा हाँ मेरे को दे दो मैं बना। फिर सेकंड नेक्स्ट मैं गिलादी से निवेदन करूंगा। गिलादी आप बता दें साफा पहना करके रमेश जी का भी स्वागत अभिनंदन करें। गोदारा माला पहना रहे हैं, तालियां तो बजनी चाहिए। गांव सेंद्राव बाड़मेर अदिति के लिए साफा बनाने के लिए मैं प्रजापति से निवेदन करूंगा। एचएम साहब बता रहे क्लास के अंदर जो अपना लाइव का जो स्ट्रीम चलता है उसकी जो यूनिट का काम देखते हैं वो विष्णु जी शर्मा है, ये अपने बीच में उपस्थित है। विष्णु जी से निवेदन करूंगा कि आप साफा पहनाएं शालू राम को। माला पहनाने के लिए कोई भी आप साथी आ जाओ। ये बड़ी अच्छी बात है कि सबको लगभग कवर हो जाता है। उस भर्ती में आप नहीं हो पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, उस भर्ती में नहीं होते कोई दिक्कत नहीं है, पर अगली भर्ती आती है उसमें आप सेम भर्ती क्यों ना हो दूसरी भर्ती में भी आप सेलेक्ट हो जाओगे यदि लगातार तैयारी करोगे, जारी रखोगे। मैंने पहली बार 2016 में तैयारी स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने लगातार तैयारी की, कोई वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद लेकिन सब नहीं कर सकते, सीधी वैसे भी सरेगा वो हमेशा सफल होगा। अभी ये जरूर नहीं है कि कोई एक एग्जाम नहीं हुआ, जैसे अभी बहुत से बोले किसी का नहीं हुआ, तो ये जरूर नहीं है कि किसी में नहीं होगा। प्रगति कुछ आपसे और साथी हो सकता है, आपको प्रगति साथ में कि आप एसआई में लगे, एसआई की भर्ती आई हो तो आप हो सकता है कि आप एसआई में लगे कि एसआई के अंदर लगे। तो कोशिश करने की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाला भी कभी हार नहीं होती।
परिस्थितियां आपके जीवन में कई अनेक आएगी, कुछ विषम होगी तो कुछ सम होगी। जितनी परिस्थितियां विषम होगी उतने आप ज्यादा अधिक सफल होंगे, ये तय है। आज तक इतिहास गवाह है जिसकी परिस्थितियां विषम रही है वो अधिक मतलब आरएस टॉपर किया, बोले आरएस आईएएस टॉपर किया, लेकिन वो उसने ऐसा ही किया है। ये जरूरी नहीं है कि 80 परिस्थितियां वो अच्छा सफल रहेगा और कम परिस्थितियां वो कम सफल रहेगा, ये कभी संभव नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि जिसके ज्यादा मतलब विपरीत परिस्थितियां थी वो ज्यादा सफल हुआ और जिसके कम परिस्थिति मतलब अनुकूल परिस्थिति थी वो कम सफल हुआ। ये कई बार मैंने ऐसा देखा है। जैसे अपने उदाहरण लूं कि गिर के कहता हेर कौन सा घी खाए, आंख सरे अपन भागे घोड़ा स्वागे खाए, हिरण आंख को खाता है लेकिन जो है अपन खाते हैं वो नहीं पर कोई सवाल कहीं ना मेरे के नाम लेते हो ये बात है। अपन मतलब एक टारगेट का मतलब टारगेट हिट करना है तो अर्जुन की सही वहां देने सही है, आसपास के आपको दे देना सही है। खूबसूरती व्यक्ति की नहीं, ऐसे व्यक्ति की खूबसूरती होती है। आप मान लो तो आपस में की बस आता है रिश्ते वाले बोल देते हैं जमीन से आसमान क्या देखते हैं, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। जमाना को मतलब दुनिया को मतलब नहीं है कि तेरा पंख कितना सुंदर है, दुनिया को ये मतलब कि तेरी उड़ान कैसी है। इसलिए पंख खोल और उड़ान भर। इसलिए अगली कड़ी में मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब लोग बुराई कितनी बुराई करें, आपको अपने टारगेट पे रहना है। कहता था कि ये बुराई करते हैं और गिरा लेवल उठाते हैं, उठाने वाले नहीं होते। तो मेरे आपसे साथ जगह उठाते हैं और आपको तरह तरह के मिलेंगे, पटाने वाले भी मिलेंगे, आपके सामने साझा करने वाले भी मिलेंगे और आपको गिरे को उठाने वाले मिलेंगे। तो दोस्तों ये समय है तैयारी करने का। आपने जो इतना मैंने सुनिया है वो एकदम सही और सटीक है। आप अपने टारगेट को बनाए रखें, इस प्रकार से अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं, अपनी मेहनत को सफलता के मकाम तक पहुंचाइए और अपनी मेहनत को सफलता के मकाम तक पहुंचाइए और अपनी तारीफ खुद करिए। बुराई करने के लिए पूरा जमाना बैठा है, आपको ये नहीं सोचना कि बुराई कौन करेगा, बुराई करने के लिए पूरा जमाना बैठा है। जिन पार हो गया उसके बाद मेरे को लगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी और करनी पड़ेगी। जो भी कमी हुई उसको दूर किया, उसके बाद में जाके 14 एग्जाम होते मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक एग्जाम देके आप फेल हो गए, लोग कहने लगे कि आप तेरा नहीं होगा तुम और कुछ कर। लोगों की नहीं सुननी है, आपको आपकी सुननी है। कमरे पर में बैठ के पढ़ते हो तो पहले नोट्स बनाइए और एग्जाम के टाइम से नोट्स पढ़ते जाते हैं, पूरा से मिलेगी। लोगों को अगर ध्यान ना दें। जय जय भारत। बहनों नमस्कार आप सभी को। मेरे को क्या है ज्यादा बोलना आता है नहीं, आप एसएससी जीडी के बारे में जो भी पूछना चाहते हो वो मैं आराम से बता दूंगा आपको। बढ़िया बात। बाकी पढ़ना कैसे है वो तो सब बता देंगे। और एसएससी जीडी के बारे में कोई भी फॉर्म से रिलेटेड फिजिकल मेडिकल और फाइनल मेरिट जो है फिजिकल कोई नहीं है, नॉर्मली फिजिकल है 5 किलोमीटर रनिंग है, 120 मिनट में करनी होती है। हाँ 5 किलोमीटर। बाकी मेडिकल में भी आपको खूब बोलेंगे ऐसे मेरे को बिल्कुल भी औसत रियल बात है, आप मानोगे नहीं। आप अगर ध्यान लगा कर पढ़ाई करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। मैं कहता हूँ आपको, मैं भी क्या जेल पर मेरिट आउट था, उसके बाद कांस्टेबल कर दिया, कांस्टेबल नहीं हुआ, फिर जीडी का आया, जीडी में हो गया। अब मैंने 2 जगह से कांस्टेबल का एग्जाम दिया, दोनों जगह से मेरा हो गया इस भर्ती में। और बाकी जो आपको पूछना है तो उसको मैं बता दूंगा जितना मेरे को नॉलेज है मेरे हिसाब से। नहीं होते सबसे ज्यादा। तो मैं मेरा बता दूं, मेरे को एग्जाम में 77 नंबर आए थे, बट इसके लिए तो मेरे 87 हो गए। उनकी एकमात्र वजह थी मैथ और रीजनिंग। इन दोनों में अटेम्प्ट अच्छा था, इस वजह से मेरे नंबर भी बढ़ गए। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी मैथ और रीजनिंग को अच्छे तरीके से करें। और मैं अपनी सफलता के श्रेय संकल्प संस्थान और प्रेम सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया। पढ़ाई करना तो हर कोई कर लेता है, बट उसको अच्छा मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी होता है। तो मैं अपनी सफलता के श्रेय प्रेम सर को देना चाहूँगा। बाकी एसएससी जीडी के बारे में आप मुझे कुछ पूछ सकते हो, फिजिकल है और मेडिकल है, एग्जाम के बारे में। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगा, क्योंकि कोचिंग तो 4 महीने चली थी मेरी। 4 महीने में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, 4 महीने रेगुलर गया मैं। और फिर एग्जाम से 1 महीना पहले मैंने
और मैंने जो 4 महीने में पढ़ा था उसका डबल मैंने 1 महीने में पढ़ा वापस। उस वही डिवीजन मेरे इस सफलता में साथी बना। और बाकी तो मैं एक ही कहना चाहूंगा, मैथ और रीजनिंग अच्छा करना, जीके तो हर कोई कर लेता है, मैथ रीजनिंग का सबको डर रहता है और स्पेशली मैथ का। तो अवर्ती सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं मैथ, मैंने इनसे भी पढ़ी, तो आप भी आगे मैथ के लिए इन्हीं से पढ़े तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। हो गया तो उसके बाद में मैंने एनटीपीसी का एग्जाम डी ग्रुप का दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद में मैंने संस्कृत क्लासेस ज्वाइन की। संस्कृत क्लासेस में आने के बाद में 5 महीनों के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। यहाँ से पढ़ाई रीजनिंग के अंदर मैंने कोई बुक्स नहीं लाई, गोदारा सर ने पढ़ाई उसमें से ही पढ़ा और सब इसमें से ही आए और मैं खुद ने मेरे को बहुत अच्छी पढ़ाई और गणित में भी मैं 20 नंबर लाया। और जीके के अंदर भवन जी ने भूगोल पढ़ाई, बहुत ही अच्छी पढ़ाई भवन जी ने भूगोल भवन जी के अलावा या बाद में ऐसा कोई आपको विषय नहीं मिलेगा। भवन जी बहुत ही अच्छी भूगोल पढ़ाते और इतिहास एक पीएस करके शिक्षक थे, उसने भी बहुत ही अच्छी पढ़ाई हमारे को इतिहास। और बाकी तो एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ ना, वहां से मैं पहला ही सिलेक्ट हुआ मेरे गांव के अंदर सरकारी नौकरी में। मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहा। बाकी पास पड़ोस में तो लोग कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो ऐसे ही हो रहा है। मेरे जो साथ में पढ़ते थे उसने सब ने स्कूल छोड़ दी। मेरे गांव के अंदर 2-3 लड़की मतलब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ज्यादा पढ़ते नहीं है। तो ये मेरी कहानी है। मेरा प्रणाम। आदरणीय गुरुजनों और मेरे मित्रों सभी को मेरा नमस्कार और संगत क्लासेस के मंच पर सभी का स्वागत है। ज़्यादा प्रोग्राम बताना नहीं बन रहेगा और सर के सानिध्य में आकर और लगातार दूसरी भर्ती में मेरा चयन हुआ है। मैं पहले से ग्रुप 3 वार्ड में कार्यरत हूँ और अब की बार पुलिस का एग्जाम दिया, उसमें चयन होगा पुलिस में भी। क्या था कि पोस्ट प्रोग्राम सही नहीं भरा था, पोस्ट प्रोग्राम था फार्म 32 में वो मैंने सही नहीं भरा था और मेरे नंबर भी ज़्यादा थे, 93.56 मार्क्स थे एसएससीडी में, लेकिन पोस्ट प्रोग्राम सही नहीं और मैं अगर रास्ता पुलिस कैसे तय कर रहा हूँ और सर के सामने के लिए और पढ़ने का तरीका मैं 12वीं क्लास 2017 में हुई थी और 17 महीने के बाद गुरु जी के सानिध्य में आ गया। यहाँ पे लगातार 6 महीने कोचिंग की और कोचिंग के बाद मैंने एयरफोर्स किया, उसमें फिजिकल में आउट हो गया। उसके बाद मैंने एमपीसी किया 1, उसके बाद ग्रुप 3 के उसमें हो गया और फिर ऐसे डी के उसमें हो गया। दो जगह पुलिस में ताली बजाओ। आप गुरु जी के मार्गदर्शन में आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं। माइक पास में बात आवाज आ रही है। सर के सानिध्य में आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और अच्छी तरह से जब पढ़ेगा आपका सेवा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा विभाग में सर के मार्गदर्शन में हमारी पास करने का कुछ नहीं पढ़ मेरे पता था, यहाँ कुछ मालूम नहीं था मुझे और यहाँ मैं लगातार समय नहीं पढ़ा। इसके बाद मुझे लोग सही तरीका और अच्छी तरह सर पढ़ाते हैं, हिसाब से मालूम नहीं सर क्लास बहुत अच्छी है और डी में मैं अट्रैक्शन करता हूँ। आप यहाँ से पढ़ो, जितना पढ़े
श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और लाइब्रेरी जाओ, रूम मत पढ़ो, रूम में थोड़ी डिस्टर्ब हो जाता है। और परिस का बताओ कि मेरा रूम यहाँ आप बाहर करेंगे, ये काम करके काम किया, इसलिए लाइब्रेरी जाओ और कौन से महीने श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। सभी हो जाएगा। प्राइस पढ़े मेरे साथी बने रेगुलर क्लास हो जाते हैं। ये दिक्कत बैठ नहीं है, यहाँ पढ़ो बहुत बैठेंगे ऐसे क्या बात है। जब मंच पे आके बोलते हैं तो ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो क्या होता था, हम कह रहे माइक नजदीक तो थोड़े में हाथों आंखों फिर बोलते सर पहली बार एसपीएफ सर बहुत अच्छी बातें बताई। रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्ट हो, रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्ट, बारडे से एसएससी जीडी में सिलेक्ट, 2 जगह से कांस्टेबल में सिलेक्ट और अब वापस एसआई की तैयारी कर रहे हैं। ताली हो जाए। ऐसे ही हमने एक और बात बताई, आप लोगों ने ध्यान से सुनी नहीं, उस समय आपको ताली बजानी चाहिए थी। एक तो ताली और आप बदलूसा ही बहुत बरतते हो। ताली बजाने से 2 फायदा आता है। रामदेव जी बाबा जी को देखते हो, देखो तो कहते हैं रामदेव जी कि ताली बजाने से हाथों में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमारे मस्तिष्क को कसरत होती है। तो ताली तो वे नहीं बजाते जिनके जीवन में गम होता है, ताली तो वे बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो हमारे अंदर ऐसा ही दम होना चाहिए। इन्होंने एक बात बताई कि अगली बार जब भी मैं आऊं तो यहाँ बैठने वालों की संख्या साफे वालों की ज्यादा होनी चाहिए, विदाउट साफा वालों की कम होनी चाहिए। कुछ लोगों ने बोला मेरे बारे में, तो मेरा हमेशा से यही उद्देश्य और कोशिश रहती है कि क्लास में जितने भी विद्यार्थी बैठे हो, अंतिम छोर तक सबको समझ में आना चाहिए। लास्ट एंड में जो बैठा है उसको भी समझ में आना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता हूँ। पिछले 6-7 सालों से संकल्प परिवार से जुड़े हुआ हूँ। इसमें कई बार जो थोड़े पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको थोड़ी बहुत कई बार ऐसे लग भी जाता है कि ये मुझे आता है, इससे आगे चलना चाहिए, क्योंकि नहीं आने वाले काफी लोग होते हैं, आने वाले बहुत कम लोग होते हैं। 8-10 क्लास में ऐसे लोग होते हैं जिनको मैथमेटिक्स काफी अच्छी तरीके से आती है, बाकी 90-100 में से 90 लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं आती है। टारगेट वही रहता है। पर मैंने कई बार क्लास में भी बोला है उनको कि 10 लोग जो आपको गणित आती है, आप पूरी क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसमें और ज्यादा सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हर क्लास में मैं ये ध्यान रखता हूं कि जिसको मैथमेटिक्स आती है वो नई चीज सीख के जाए। वो क्लास में आया है तो उसको नया कुछ मिलना चाहिए। बाकी कोशिश हमेशा पूरी करते हैं पढ़ाने के लिए। फिर भी कई बार अगर कमी रह जाती है तो उसके लिए माफी चाहेंगे। पर आपका जो बैच लगा है, हम पूरे मन से पूरी कोशिश करेंगे आपको सफलता दिलाने के लिए। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किसी भी प्रकार से गणित में कोई भी कमी नहीं रहेगी। समय समय पर हम परख यानी टेस्ट आयोजित करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से टेस्ट को अटेम्प्ट करें। टेस्ट अटेम्प्ट करने से बहुत फायदा होता है कि जो गलतियां हम एग्जाम में करते हैं वो पहले ही हो जाती है, और गलती एक बार होती है ना फिर उसके बाद याद रहता है हमेशा। आपकी गलतियां एग्जाम में नहीं हो, इसके लिए हम पहले साप्ताहिक रूप से टेस्ट आयोजित करते हैं। बार बार अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को देते हैं, मिश्रण करते हैं, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लंबे समय तक धैर्य के साथ में टिके रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी आपने देखे हैं, जैसे ही भर्ती आती है फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद में विचार बनाते हैं कोचिंग करनी चाहिए, बाहर में जाना चाहिए,
फिर धीरे धीरे जो अभी चले जाएंगे, अभी परीक्षा बहुत दूर है, 6 महीने पड़े हैं, पढ़ लेंगे क्या है। 4 महीने बचते आते हैं, 1 महीना रूम ढूंढने में लग जाते हैं, इधर उधर फिर पैसे जमा कराते हैं, आधा बैच चल गया, फिर आके क्लास में बैठते हैं, फिर फटाफट आना खाना में तैयारी करते हैं, 4 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है। किसी के सिर पे वो हो सकता है, हमारे सिर पे, परिवार के दोस्तों के सिर पे दोस्त मर के घर चले जाते हैं, मेरा तो होगा नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा। आप सब लोगों ने देखा कि ये जितनी भी प्रतिभाएं बैठी है, चयन ऐसे ही नहीं होता है। किसी ने 2012 में 12वीं कर ली, 16 में कर ली, 17 में कर ली, जिसने 17 में की वो 17 के बाद में लगातार पढ़ाई कर रहा है, इसलिए उसने 3-4 एग्जाम क्रैक कर ली। एक बार साल भर के लिए अच्छी सी मेहनत करने से एक बेस तैयार हो जाता है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जाम फटाफट सेलेक्ट हो गए, और पहले वही लोग थे जो 3 एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हुए थे। इसका कारण यही है, उन्होंने 1-1.5 साल बहुत अच्छे से मेहनत की, जिससे एक बेस बन गया, आधार तैयार हो गया। अब उनको क्या है कि जिस भर्ती में वो फॉर्म भरते हैं उसका स्पेशल जो अलग है वही पढ़ना पड़ता है, बाकी तो उनका बेस तैयार है। गणित में भी यही है, एक बार आपने 4 महीने 6 महीने अच्छे से किसी बैच में पढ़ाई कर ली तो आपका बहुत अच्छे से बेस तैयार हो जाएगा, फिर तो आपको थोड़े से सहारे की जरूरत है बस। अपनी बात करूं तो सबसे पहले तो आप लोग यह देखिए, आप लोग किसकी तैयारी करना है, एसएससी जीडी की तैयारी करना है, तो सबसे पहले आपको यह कंफर्म होना चाहिए कि सबसे पहले आप उनके पुराने पेपर देखिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप यह सोचते हैं कि बिना करंट अफेयर पढ़े मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो यह आपका सबसे पहला भ्रम है। ये कतई नहीं होगा। बिना करंट अफेयर पढ़े आज की तारीख में आप एक भी पेपर नहीं निकाल सकते। कांस्टेबल का पेपर किस किसने दिया था? कितने सवाल आए थे करंट से? 15 सवाल जब मैंने एनालिसिस किया था, और जब YouTube पे हम आंसर के लिए गए थे तो मैंने एनालिसिस किया था कि कम से कम 15 सवाल थे जो हर शिफ्ट के अंदर करंट अफेयर से पूछे गए थे। और 15 सवाल अगर आपके एकदम से गलत हो जाए तो आप सोचिए आप किस रैंक पे आएंगे। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो आप बताओ, मोहित जी की 5 साल तक लगा रोज पढ़ती है, हर जीके के साथ साथ स्टैटिक जीके है ना। सीसीटी 15 तारीख को इंटरव्यू है, इंटरव्यू देके वापस आ जाएंगे। अब इनको ये कहेंगे सर देश के अंदर जो मॉर्निंग में पढ़ाते हैं सारे आंकड़े वगैरह सब, उसका एक अलग से रजिस्टर बना देना आता है, तो अपन भी देखते हैं सर आप हमें भी मोटिवेट करो। तो अपन लोग एक क्लास नियमित कर लें, एक मैथ्स की होगी, एक रीजनिंग की होगी, हिंदी की क्लास होगी, एक जीके की क्लास होगी, और एक क्लास किसकी होगी? करंट जीके होगी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बात आपको बता दी है, पढ़ाई संबंधित तो बहुत ही शॉर्ट में अपने विचार रखूंगा कि आप सभी, कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर के जिनके मम्मी पापा के पास बहुत पैसे हैं और आपको बहुत सारा पैसा देके यहाँ पे भेजा है। सभी सीमित संसाधनों में यहाँ पर आए हैं। अब आपको एक चीज निश्चित करनी है कि यदि आपको सफलता पानी है तो जब जब कभी आपको निराशा हाथ लगे, अपने मम्मी पापा को याद करना है, उनकी परिस्थितियों को याद करना है, और यदि आपने उन चीजों को हमेशा स्मरण रखा तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती। ये तो छोटी मोटी असफलता है, तो हमें वापस लगना है, पूरे मन से प्रयास करना है, और पढ़ाई में जो भी गुरुजन आपको पढ़ाते हैं इससे बाहर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बाहर वो भटकते हैं जो यहाँ पर नहीं आए। आप यहाँ पर आए सिर्फ सीरीज वगैरह होगी, आप उसका आंकलन करें कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट बीत जा रहा है। टेस्ट देने का यही फायदा है कि हम कहाँ तैयारी में कमी कर रहे हैं, क्योंकि अभी मोहित सर ने बताया था कि आपको सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना, बिल्कुल सही बात है। बैच है ये आपका एग्जाम तक चलेगा, खुशखबरी एक बार आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। कोर्स कराने के बाद में किसी भी सब्जेक्ट में समस्या है तो आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने पिछली बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था और उनका एग्जाम यानी कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो हाथ खड़े करें, ऐसे कितने विद्यार्थी है ईमानदारी से। और जो कांस्टेबल में जिनका नहीं
नहीं हुआ वो कितने हैं, अब उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एसएससी जीडी का पेपर बहुत आसान आता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से भी आसान एसएससी जीडी का पेपर आता है, लेकिन इसकी मेरिट ज्यादा रहती है। 80-100 नंबर का पेपर होगा और 80 नंबर से ऊपर इसकी मेरिट रहती है। तो आप सोच के देखिए, किसी भी जैसे कुछ भाइयों ने कहा सर मैथ रीजनिंग पे कमांड बना ली, ये अच्छी बात है कि मैथ रीजनिंग पे कमांड होनी चाहिए, लेकिन केवल मैथ रीजनिंग से भी यहाँ पे पार नहीं पड़ रही। मान लो मैथ रीजनिंग में आपने 50 में 50 कर दिए, मेरिट कितनी रहती है 80 नंबर, 100 में से 78 वाले कर देते हैं। इसलिए इसमें 4 पार्ट आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 हिंदी के, कितने नंबर हो गए 75। बाकी जो 25 क्वेश्चन है उसके अंदर करंट जीके आएगा, साइंस आएगी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, भारत का संविधान, इकोनॉमिक्स, एक आधा क्वेश्चन कंप्यूटर का, यानी कि सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी मेरिट बहुत अच्छी है। मान लो आपके 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, जीके अच्छा नहीं है, तो भी इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि पेपर आसान है, मेरिट ज्यादा रहती है। इसलिए हर एक पार्ट को पढ़ना है। यहाँ पे आपकी नियमित रूप से 5 क्लासें चलेगी, बिल्कुल आपको भाई बहनों की तरह पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे जैसे बड़ी बड़ी सिटी के अंदर पढ़ाया है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। कोई भी चीज नहीं आए आप निसंकोच रूप से अगले दिन पूछ सकते हो, बाकी सारी बातें आपको क्लास में बताई जाएगी, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक आपके सामने एसएससी जीडी है, दूसरी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी कर दी है, और तीसरी घोषणा अभी जेल ट्रेनिंग की भी होने वाली है। यानी आपके सामने 3 ऑप्शन है। कुछ भाई बहनों ने तो 1.1 लाख फॉर्म में भर रखा है, 4 भर्तियां हैं, टारगेट एसएससी जीडी को रखे, लेकिन बाई में किसी का नहीं भी हुआ तो इससे नहीं तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जेल ट्रेनिंग में सिलेक्शन आपका होगा ही होगा, ये विश्वास रखें। ऐसे मत सोचे सर एसएससी जीडी में नहीं हुआ तो ये सोचे एसएससी जीडी में नहीं हुआ तो कांस्टेबल लग के जाएंगे, कांस्टेबल में नहीं हुआ जेल ट्रेनिंग लग के जाएंगे, लग के तो कुछ न कुछ जाएंगे ही जाएंगे। याद पढ़ लेके जाए और मस्त रहे, पढ़ते रहे, बाकी सारी बातें क्लास में बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। संकल्प प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस प्रोग्राम में मंचस्थ शिक्षा वृंद, सेलेक्ट हुए संकल्प के सितारे और उसके साथ आप लोग भी साफा पहनने के लिए माल्यार्पण बहुत बड़े आतुर हो रहे हो, तो जल्द ही आप लोगों का इसी सीरीज के अंदर नंबर आने वाला है, क्योंकि कई लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि खोटे सिक्कों के कभी काम नहीं आते हैं, आप अच्छे से जानते हो। मेहनत बरकरार रखना। बात रही साइंस के पोर्शन की, तो साइंस के अंदर वर्तमान में जितनी भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के प्रश्न अपेक्षाकृत कुछ कम पूछते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों को मिलाकर के क्लियर करने की यहाँ पे संकल्प परिवार के साथ में पूर्ण दायित्व रहता हमारा, और एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं हो, इसके लिए हम लोग भरसक प्रयास करते रहते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर प्रकार का स्टडी मटेरियल, और कोई क्लासों का फाउंडेशन नहीं है। विद्यार्थी आकर के बोलता है सर हमें टॉपिक समझ में नहीं आया, तो सर इतने उदाहरण देते हैं कि और ये संकल्प परिवार आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के कितनी अच्छी बेस्ट फैकल्टी के साथ में हर चीज देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो सर का भी बहुत बड़ा साधुवाद आपके ऊपर भी है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। ये जो भगवान ने आपको मस्तिष्क दिया, अच्छे से इसका यूज करो। क्लास में आकर के बैठते हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव होकर के बैठते, एक एक चीज आप लोगों को याद रहती है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो ये संकल्प नहीं होता। हार को जीत से सदा दूर रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। आपके सामने आपके सामने है सितारे जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भर्तियां
रूप में आपके सामने मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। हर जगह शुरुआत 0 नंबर से ही होती है। यहाँ नए नए बच्चे आते, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक होते, बिल्कुल 0 होते। क्लास में बैठते, हर सब्जेक्ट को हर फैकल्टी मेंबर से बेस्ट नोट्स प्रिपेयर करते, लेकिन करते 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 5-6 महीने में इतनी शार्पनेस आ जाती है। टेस्ट पेपर जब भी होते तो टेस्ट पेपर के अंदर रैंक के पीछे से ऊपर आनी स्टार्ट हो जाती है। हम अच्छी हाईवे पे गाड़ी चलाते और गाड़ी की स्पीड शानदार है, लेकिन ड्राइवर भी अगर शानदार हो तो गाड़ी कैसे ओवरटेक करके आगे निकलती। तो ड्राइवर अच्छे बन जाओगे, गाड़ी तो नो डाउट अच्छी है, संकल्प तो परिवार अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे ड्राइवर अच्छे बनने स्टार्ट हो जाओगे तो फिर गाड़ी अच्छी चलनी स्टार्ट हो जाती है। और बाकी खुद की गरीबी, दिमाग की गरीबी थोड़ी थोड़ी दूर होती जाएगी तो सिलेक्शन का दायरा बढ़ जाता है। इस ब्रांच के मैनेजर हेड पीछे बैठे कमल सिंह जी भी आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते रहेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ से आप लोगों को सीखने को मिलेगी। बाकी गरीबी है, परिवार का दायरा है, वो सारी चीजें भी कहीं कहीं साइड में रख करके, और आज के टाइम में ये है ना, ये वाला ये सिस्टम है ना, ये एग्जाम में जिस प्रकार से मोबाइल से दूर रहते हो, सेपरेट रहते हो, एग्जाम के हिसाब से आप लोग जब यहाँ बैठते हो ऑफलाइन में तब इससे दूर रहो। नहीं तो 3 घंटे के बीच में आधे घंटे मोबाइल नहीं देखते हो ना तो मोबाइल को डाउट हो जाता कि है कि पैसा गई है ना, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मोबाइल से थोड़ा बहुत दूर रहो। ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठते हो तो पूरा फोकस आप लोगों का पेन की निप पे और जो टीचर यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उनकी जीभ पे होना चाहिए। क्या शब्द बोला जा रहा है, क्या शब्द यहाँ पे लिखा जा रहा है, 2 चीजों पे रहना चाहिए। बाकी दुनियादारी की टेंशन छोड़ो। ऑनलाइन क्लास चलती है तो फिर कईयों का दिमाग का कमेंट में होता है, अरे इसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, उनको छोड़ो। आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह स्टडी मटेरियल पे आप लोग कंटेंट पे ध्यान देते रहो। बाकी सारी चीजें शानदार होगी। सिलेक्शन आपका भी होगा, एक नहीं 4-4 भर्तियों में सिलेक्शन होगा। करना चाहते हो कि नहीं? रोका किसने है? रोका किसने है? खुद से प्रश्न करो। और एक ही व्यक्ति आप लोगों को सिलेक्शन के दायरे में रोकता है और वो व्यक्ति शायद दिन में 3-4 बार आपको शीशे में दिखाई देता है। हर दिन 3 से 4 बार आप लोग जब भी शीशे के सामने जाते हो तो वही व्यक्ति है जो आप लोगों को सिलेक्शन के दायरे से रोकता है। तो सिलेक्शन बहुत शानदार होगा, लेकिन उसके लिए समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण शानदार होगा तो सफलता नो डाउट मिलेगी। इसलिए तो कहते हैं कि जर्रे में रह गुजर के, गरीबी में जर्रे में रह गुजर के अपनी चमक छोड़ जाऊंगा और पहचान तो दूर अपनी तलक छोड़ जाऊंगा। ये खामोशियों की मूर्त गवारा सभी को जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम अच्छा सिंह गुरुदेव, एसएससी के थ्रू पैरामिलिट्री में सेलेक्ट हुए कैडेट्स और प्रतियोगी अभ्यर्थियों सबका हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। क्योंकि मन में विश्वास है तो कोई भी काम पूरा किया जा सकता है, और विश्वास एक को देख के दूसरे में ऑटोमेटिक जागृत होता है। खरगोश और कछुए की लड़ाई सबने सुनी, भाई दौड़ होती है पर सब सोच रहे थे खरगोश जीत जाएगा, जीता कौन था? क्योंकि कछुए के मन में विश्वास था मैं धीरे धीरे चलूंगा तो आज नहीं कल वहां पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। और खरगोश को यूं मैं बोल कब आएगा रे, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट करने वाला रास्ते में रह गया और कछुआ मंजिल पर पहुंच। तो मन में एक चीज विश्वास का साथ ध्यान रखना साहब कि मेहनत का फल मिलता है, किसी को देर से किसी को जल्दी से, किंतु फल जरूर मिलता है। इंतजार करने वाले को हमेशा छूटना, तो इंतजार नहीं करना। कौन सी वैकेंसी आ रही है, क्या आ रही है, भारत भर में इंडिया लेवल पर रास्ता। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित भारत के भावी जवान जो सफल हो चुके हैं और जो सफल होने वाले हैं, जो सफल हो चुके हैं उनको सबसे पहले चयन की बधाई, और जो सफल होने वाले हैं उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं अपनी यात्रा का आऊं से पहले 2 प्रश्न हैं जिन पर बात करना चाहूंगा, जो अभ्यर्थियों के सामने आती है कॉमन। एक तो मूड नहीं होता है पढ़ने का मूड होता नहीं है, और एक कॉन्सेंट्रेशन बनती नहीं, एकाग्रता जिसको आप कहते हैं। तो मूड के बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए जून का महीना है, बड़ी दोपहरी में आप रेगिस्तान के अंदर जा रहे हैं, पानी भी आपके पास में नहीं है, और आपको किसी
इस बेरोजगारी को एक ऐसा पागल कुत्ता ही मानिए जो आपके पीछे पड़ी है, सबके पीछे पड़ी हुई होती है, और आपको उसे तेल भागना। तेल भागने का मतलब यह है कि आपको एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है ताकि आप इस बेरोजगारी की भीड़ से बहुत ही जल्द बाहर निकल जाए। दूसरी बात, मन नहीं लगता है। तो जब कोई भगवान की माला फेरता है, मंदिर कितने होते हैं? 108। मन लगता है उसमें? मन कहाँ लगता है? कभी बच्चों में चला जाता है, कभी ऑफिस में चला जाता है, कभी कोई परिवार में जीवन है वहां चला जाता है, और बार बार मन को क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है। लेकिन वही व्यक्ति जो नोटों का बंडल गिन रहा है, तो क्या उसका मन कहीं भटकता है? 1% भी चूकने की संभावना नहीं। तो ये दोनों कैपेसिटियां हमारे अंदर है। हमें थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, खुद के मन को काबू में करना पड़ेगा, उस पर अंकुश डालना पड़ेगा कि हम भ्रमित न हो, मोबाइल का बहुत ज्यादा प्रयोग न करें, डिमोटिवेट न हो। हमारे मित्र जो सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं, हम उनको देख करके खुद के जीवन में ग्लानि महसूस न करें कि भाई हमें किसी गरीब परिवार में क्यों पैदा किया है। वो सारी चीजें नहीं हो, हम मन को एक जगह एकाग्रचित करें और ये माने कि हम एक नोटों का बंडल गिन रहे हैं, उसमें तो कुछ ही नोट होंगे, लेकिन सरकारी नोट भी अगर मिल गई तो फिर नोट ही नोट है। मतलब दाल रोटी में घाटा रहेगा नहीं, करोड़पति तो बनेंगे नहीं, वही अलग बात है, लेकिन हम एक अच्छा सामान्य जीवन जी पाएंगे। तो इन दो बिंदुओं को आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, एक पागल कुत्ते को और एक नोटों के बंडल को। अब मेरी जो यात्रा रही तो मैंने के वाकई कोई बड़ा काम किया। तो फिर सेकंड गियर की भर्ती आ गई। सेकंड गियर की मैंने तैयारी 2 महीने की, और इस बीच भगवान की जो इच्छा थी वो कुछ और ही थी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया और अगले 2-3 महीने में बिल्कुल पढ़ नहीं पाया। बीच में भाई की शादी पहले आ गई थी तो पूरा डिस्टर्बेंस था। फिर 5 साल जब बच्चे हुए थे तो मैंने सोचा जो भी है थोड़ा बहुत करंट लेके पढ़ करके जाते हैं, परीक्षा देते हैं। परीक्षा मैंने दी और जब पहला रिजल्ट आया तो मैं 0.55 से उसमें बच्चे रह गए, केवल 0.55 से। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया कि अब अगर कोशिश की जाए तो परिणाम मिल सकता है। फिर वो वेटिंग क्लियर हो गई और उसमें मेरा चयन हुआ। लेकिन वेटिंग क्लियर होने से पहले ही स्कूल लेक्चर की जो भर्ती आई थी उसकी मैंने तैयारी की। 4 महीने थे मेरे पास में, और मैंने ये नहीं सोचा कि पद कितने हैं। सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होना है तो 2-3 सवालों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक तो भर्ती करवाएगी, परीक्षा कब होगी और एक पद कितने। हम अपनी एनर्जी का 80% जो हिस्सा है वो इन्हीं सवालों में जाया कर देते, और जो पढ़ना होता है वो पढ़ नहीं पाते। सिलेक्शन अब उसका नहीं होता है जो भर्ती आ गई, किताब लेके आया है, 2 महीने पढ़ा, किताब फेंक दी, और स्कूल लेक्चर में भी ईश्वर की कृपा से सिलेक्शन हो गया। और अब कॉन्फिडेंस जो था वो 7वें आसमान पर था, और ईश्वर की कृपा थी कि हाथों हाथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी आ गई। स्कूल लेक्चर के अंदर लगभग 130 पद थे, और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर उस समय 94 पद थे, और जनरल ओबीसी के मिलाकर के लगभग 48 पद थे। और उस समय मैंने ये सोच लिया कि जिस दिन मैंने ये सोचा था कि 40 पदों में चयन होकर के खुद को प्रूव करना है, अब ईश्वर ने वो मौका दे दिया। तो अब अपनी पूरी ताकत लगानी है और पूरा प्रयास करना है। फिर आगे जैसी हरी इच्छा होगी वैसा परिणाम स्वीकार करेंगे। तो परीक्षा भी हो गई, इंटरव्यू भी हो गया और सिलेक्शन भी हो गया। उसके अंदर 27 मिनट लगी मेरी अपने रास्ते। तो इस दौरान जो मेरा अनुभव रहा है वो यही रहा है कि कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका एक सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए। फिर गत वर्ष के 1-2 प्रश्न पत्र है उनको आप देख लें, उससे आप थोड़ा आइडिया लगा लें कि किस टॉपिक से कौन से सवाल पूछे जाए। देखिए, स्मार्ट पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपका टॉपिक राष्ट्रपति है, आप पढ़ रहे हैं कि आपातकाल कैसे लागू होता है, कैसे समाप्त होता है। हमें पता है किस एग्जाम में 2-3 सवाल आने हैं, तो हमें बिल्कुल उसकी सामान्य अध्ययन को करना है कि भाई नियुक्ति कैसे, चुनाव कैसे होता है, इस्तीफा किसको देता है, या फिर हटाता कौन है, सामान्य जानकारी, सामान्य अध्ययन से। फिर दूसरा ये भी है कि गणित और रीजनिंग इसको लेकर के हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक विशेष खूबियां। मैं मेरी जहां तक बात करूं तो मैंने किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी टेबल और कुर्सी पर नहीं की, केवल एक तख्ती थी, उसी तख्ती पर ही मैंने 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की और स्कूल लेक्चर की तैयारी की। और वो तख्ती दूसरी क्लास में जब मैं था तब पिताजी ने लाकर के दी थी, तो उसके साथ एक अटैचमेंट जुड़ गया। आज भी वो मेरे पास रखी हुई पड़ी है और उसको देखता हूँ तो पढ़ाई वाले दिन
होकर आगे आ जाते हैं, ताजा हो जाते हैं। तो हम ये ना सोचे कि भाई मेरा साथी है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके घर वाले पैसे वाले हैं, उसको ज्यादा किताब दे देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत आपकी सही दिशा में होगी तो किसी अतिरिक्त फालतू संसाधन की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। एक मोबाइल का टाइम थोड़ा लिमिट कर दीजिए, क्योंकि दिक्कत ये है कि हम स्टेटस लगाते हैं और वे बार बार देखते हैं कि हमारे कौन से स्टेटस को कितने ग्रेड मिलेंगे। कहीं फेसबुक पे नाम के आगे RDX लगा हुआ, तो देखिए मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस समय समाज दोहराई पर खड़ा है और आपने सही रास्ते का चयन किया। गलत रास्ता भी खुशियां दे सकता है अल्पकालिक, लेकिन वो रास्ता या तो सीधा जेल की ओर जाएगा या फिर सीधा हरिद्वार की ओर जाएगा, तीसरा वो कहीं भी जाने वाला नहीं, ये तय। तो हम अपने माता पिता के लिए गर्व का विषय बने, इस बात को हम ध्यान रखें और आप संस्थान में आते रहिए। सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से राजस्थान के अंदर कंपटीशन एग्जाम का एक जबरदस्त माहौल बना है, उसमें संकल्प संस्थान की बहुत जबरदस्त भूमिका रही है। और जब कोरोना संकट का इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सर यहाँ बैठे हैं मुझे बुला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना संकट काल जब था तो सबसे पहले बाड़मेर के अंदर ऑनलाइन क्लासेज अगर किसी संस्थान ने शुरू की थी तो वो संकल्प संस्थान। ये सोचा कि भले कितना ही बड़ा संकट आया है, लेकिन जो विद्यार्थी घर पर बैठे हैं उनकी तैयारी बातें नहीं, उनका डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यू बढ़ते रहे, ताकि कोरोना संकट काल जब हटेगा और परीक्षाएं होगी तो उन परीक्षाओं के अंदर बाड़मेर के जो बच्चे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन। सभी आए होंगे फोटो में और जैसे